गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम समांतर चतुर्भुज के सदिश योग के बारे में पढ़ रहे थे। समांतर चतुर्भुज की सहायता से सदिशों का योग कैसे किया जाता है, परिणामी सदिश का क्या परिमाण होता है और उसकी दिशा किधर होती है, ये हमने चीज़ें देख ली थी, है ना। अब उस पर बेस्ड अपन एग्जाम्पल कर रहे थे, तो अब अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। वो क्या रहता है, देखो आपसे कहा गया है कि एक वर्ग आपको दिया गया है, ठीक है, ये वर्ग आपको दिया गया है, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई a है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई a हो गई और प्रत्येक कॉर्नर पर q आवेश रखा गया है। प्रत्येक कॉर्नर पर कितना आवेश रखा गया है, q आवेश, ये आपसे कहा गया है। इस कॉर्नर को अपन a नाम दे दें, इसको b कह दूं, इसको c और इसको b कह दूं। फिर कह रहा है कि आपसे कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर समान आवेश रख दिया, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। देखो आवेशों की सममिति क्या वर्ग के कोनों पर है, इसका मतलब प्रत्येक आवेश भी समान है, समान स्थिति में है। तो प्रत्येक आवेश से इससे देखोगे तो भी ये समान स्थिति में रहेंगे, इसके लिए समझ गए। तो आप कोई सा भी आवेश उठाओगे उसके लिए प्रत्येक आवेश के लिए एक स्थिति रहेगी शेष आवेशों की, दूरियां सेम रहेंगी और आवेशों के परिमाण सेम रहेंगे। इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर बल क्या लगेगा, समान लगेगा। ये तो हमने सममिति से देख लिया, ठीक है। अब हम किसी एक पर ज्ञात कर लें, वही प्रत्येक पे लगेगा, ठीक है। तो प्रत्येक पर लगने के लिए किसी एक पर ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, सपोज इस पे ज्ञात कर लो, इस पे कर लो, इस पे या इस पे, किसी एक पे कर लो। सपोज हम क्या कर रहे हैं, इस बी वाले आवेश पर बल का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यू आवेश यहाँ पड़ा है, देखो ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों पर बल क्या लगेगा, प्रतिकर्षी बल। तो ये जो आवेश है ए पर रखा हुआ बी पर बल लगाएगा दूर की ओर, ये अपन जानते हैं। ये एफ ए के कारण है, किसके कारण है, ए के कारण, हमने सीधा लिख दिया, इस दिशा में होगा। अब ये जो सी पर रखा आवेश है, ये भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, दोनों समान प्रकृति के इसलिए इधर लगाएगा, ठीक है। ये एफ क्या है, बी है, सॉरी सी है, सी पर रखे आवेश के कारण लग रहा है। ऐसे ये जो प्लस क्यू आवेश है डी बिंदु पर रखा हुआ, ठीक है, ये भी बल लगाएगा इस क्यू पर, दोनों समान है इसलिए क्या होगा, ये इधर बल लगाएगा एफ डी, ठीक है। तीनों बल लग रहे हैं। अब क्या होगा, हम 1 बाय 1 करके कोई कि नहीं, ये जो पहले वाले दो बल लग रहे हैं इनका परिणामी निकालेंगे, फिर वो जो परिणामी आएगा उसका इसके साथ परिणामी निकालेंगे, ठीक है। 3 बल आ गए अपने पास। अब 3 बलों के लिए सदिश योग का नियम अपन लगा नहीं रहे, अपन 2 के लिए लगा रहे हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो दोनों बल हैं एफ ए और एफ बी, एफ सी, एफ ए और एफ सी, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है और दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो उसके लिए आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 90 डिग्री के केस में क्या होगा, आपको घर से सॉल्व करना है ना। तो एफ ए और एफ सी दोनों का परिणामी निकालेंगे पहले दो बलों के लिए, वो किधर आएगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये तो देखें एफ ए का मान कितना है, एफ ए कितना है, के क्यू पहला आवेश, दूसरा आवेश क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी ए स्क्वायर और दिशा किधर, ए से बी की ओर, यानी ए बी कर दूं मैं इसको, ठीक है। ऐसे ही एफ सी कितना है, एफ सी के क्यू ये आवेश गुणा ये आवेश क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दिशा किधर है, सी से बी की ओर, सी से बी की ओर। दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। केस क्या बन गया अपने पास, एफ ए बराबर एफ सी, परिमाण में तो क्या दोनों बराबर है, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और थीटा कितना है 90 डिग्री, ये आ गया। तो पहले इन दोनों का परिणामी याद करें अपन, है ना। दोनों का परिणामी का फॉर्मूला क्या रहेगा वो बताओ जरा, एफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, अंडर रूट पहले का स्क्वायर, है ना, पहले का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे का स्क्वायर, मैं इसको किसी को एक के पदों में लिख दूं, एफ ए का स्क्वायर ही कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी की जगह भी एफ ए स्क्वायर कर दूं, बराबर है प्लस 2FA इंटू FC दोनों का स्क्वायर और cos
90 डिग्री। ये राशि कितनी हो गई 0, cos 90 0, तो ये बचा। तो एफ आर कितना बचा √2 इंटू एफ ए। इसका मतलब एफ आर एफ ए का मान ये है, तो कितना हुआ एफ आर एफ रिजल्टेंट इसका कितना √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दो आ गए अपने पास, ये 3 नंबर समीकरण। ये 1 था, ये 2 था, वो 3 नंबर समीकरण आ गया। ठीक है, ये स्थिति अपने पास रही। अब हम देखो क्या करेंगे, इसकी दिशा भी ज्ञात करेंगे, किधर होगी इसकी दिशा। तो इसकी दिशा के लिए क्या करूं, सपोज इस बी से ये इसका जो एफ आर है वो थीटा अल्फा कोण बनाता है, सॉरी ये कितना कोण बनाता है अल्फा कोण बनाता है। किससे बी से, सपोज बी से अल्फा कोण है बनाने पर, है ना। तो अल्फा कोण बनाएगा तो कितना होगा tan इनवर्स, जिससे बना रहा है वो तो बटा में एग्जिट ही जाएगा। ये तो यहाँ आएगा बटा में, कौन बी से जिससे बना रहा है, इस एफ सी से बना रहा है, तो ये तो एफ सी आ जाएगा यहाँ, तो एफ सी प्लस कौन सा एफ ए cos 90 और यहाँ क्या एफ ए sin 90। देखो ये पद तो हो जाएगा 0, क्यों cos 90 0, तो अल्फा कितना होया tan इनवर्स एफ ए sin 90 कितना 1 अपॉन एफ सी। आप जानते हैं फिर एफ सी का मान कितना बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितने का होता है 45 का, तो अल्फा कितना हो गया 45। इसका मतलब बी से 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री बी से, कौन ये एफ रिजल्टेंट, ये लो। और एफ डी भी उधर ही है, एफ डी भी किधर है उधर ही तो है, दोनों सेम ही दिशा में, क्योंकि एफ डी वर्ग के जो विकर्ण की स्थिति है वो 45 डिग्री पे रहती है, दोनों भुजाओं से यहाँ मिलती है, तो ये 45 पे रहेगा एफ डी। इसका मतलब एफ आर और एफ डी दोनों एक ही दिशा में आ गए, इसलिए सीधे ही जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डी का मान तो ज्ञात करें पहले, है ना। तो एफ डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, एफ डी के लिए देखो ये त्रिभुज ले लो, ये ए है, ये ए है, तो ये भुजा कितनी हो गई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2 ए हो गई। ये √2 ए दूरी है, तो एफ डी का परिमाण कितना हुआ एफ डी के क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू अपॉन दूरी कितनी है ये √2, तो 2a स्क्वायर हो गई। दिशा किधर है डी से बी की ओर, ठीक है। और इसकी दिशा भी एफ आर की भी किधर हुई, एफ आर भी किधर हो गया के क्यू स्क्वायर, किसके साथ √2 के साथ, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किधर डी से बी की तरफ, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, तो दोनों को जोड़ दो, देन एफ परिणामी किसके बराबर है एफ डी प्लस एफ आर के बराबर। चूंकि दोनों की दिशा एक ही है इसलिए ये सीधे सीधे जुड़ेंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिशा किधर डी बी। इसका लोग क्या आ गया अपने पास, कॉमन क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1/2 प्लस वहाँ बच गया √2, किधर डी से बी की ओर, ये एफ हो गया सदिश। ये परिणामी बल लगेगा, प्रत्येक आवेश पर लगेगा, समझ गए, बहुत सिंपल है, प्रत्येक आवेश पर लगेगा ये परिणामी बल, इतना सिंपल क्वेश्चन अपने पास है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले अपने काम आ जाते हैं एज इट इज़, इसलिए कल आपको करवाया था, इनको याद भी रखना, ध्यान भी रखना, ये चीज़ें आगे भी रिपीट होती रहेंगी। विद्युत क्षेत्र आएंगे, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करेंगे, तब भी ये चीज़ें काम आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, जहाँ भी सदिशों का आप योग वगैरह करते हो वहाँ इन चीज़ों का क्या करना है, आपको यूज करना है। ये अपने पास एग्जाम्पल था सिंपल सा। अब विद्युत बल के बाद अगला टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र, है ना, वो पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी।
विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, होता क्या है देखो इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी जो आवेश होता है अपने पास, सपोज यहाँ एक आवेश पड़ा है, ये कोई आवेश पड़ा है यहाँ पर Q, ठीक है। हम करेंगे किसी भी आवेश के आसपास का एक प्रभावित भाग होता है। क्या होता है? एक प्रभावित भाग होता है। उस प्रभावित भाग में अपन अगर कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो वो क्या करता है? बल का अनुभव करता है, जिसको अपन कूलाम बल कहते हैं। तो वो जो प्रभावित भाग होता है जिसमें आवेश लाने पे बल अनुभव करते हैं अपन, वो प्रभावित भाग इस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए बात आप? इसका मतलब प्रत्येक आवेश ये प्रभाव उत्पन्न करेगा। सपोज हम एक दूसरा आवेश में लेके आते हैं यहाँ पर, ये सपोज Q डैश है, ये कितना है? Q डैश है। इस पर बल लगेगा। आप कहते हो कि सर ये दोनों समान प्रकृति के इसलिए बल इधर लगेगा, F इस दिशा में लगेगा। समझ गए? अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो बल लगेगा वो ये आवेश डायरेक्टली लगा रहा है क्या? नहीं। अपन क्या कहते हैं, वास्तव में यहाँ हो क्या रहा है कि ये आवेश है, ये भी अपने चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये आवेश भी अपने चारों तरफ क्या करेगा? प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हम कह रहे हैं कि ये आवेश जो भी प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उस प्रभाव क्षेत्र के साथ इस आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अनुक्रिया करता है। वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। इसलिए उस अनुक्रिया के फलस्वरूप क्या लगता है? ये बल लगता है। तो कहने का मतलब किसी एक आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो उस पर बल लगता है। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। अब यहाँ जो बल होगा वो यहाँ बल, अगर मैं इसी आवेश को यहाँ रख दूँ, Q डैश को यहाँ रख दूँ, तो बराबर थोड़ी है, नहीं है, जबकि आवेश तो दोनों सेम ही है ना। इसका मतलब वो जो चीज़ है इसका प्रभाव है वो दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भरता दर्शाता है? दूरी पर। और वो प्रभाव दूरी पर निर्भरता दर्शाता है, इसका मतलब बल भी किस पर निर्भरता दर्शाता है? दूरी पर दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आवेश अपने पास है, दूसरा आवेश, अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ इसके प्रभाव का क्या मान है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी आवेश को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र का क्या मान है ना, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी अन्य आवेश पर जो बल लगता है वो बल उस पर्टिकुलर बिंदु पर अपन रखते हैं तो उस पर्टिकुलर बिंदु पर प्रभाव क्षेत्र वास्तव में कितना है पहले आवेश का, उसके कारण लगता है। समझ के बात आप? वरना आवेश तो ये भी वही है, आवेश तो ये भी वही है, ये भी वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि कोई भी एक आवेश अपने चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस प्रभाव क्षेत्र में जिस बिंदु पर अपन कोई अन्य आवेश रखना चाहते हैं उसी बिंदु पर उस पर बल लगेगा और वो उस प्रभाव क्षेत्र के कारण लगेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बिंदु पर उस प्रभाव क्षेत्र की क्षमता कितनी है। समझ के बाद? वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये देखना पड़ेगा। उसी के आधार पर इस पर जो लगने वाला बल है वो स्ट्रांग वीक होगा। समझ गए? तो ये जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका सिंपल सा एक तरीका होता है डिफाइन करने का। हम ये मानते हैं कि भाई ये जो आवेश अपने पास है ना, हम ये कंसिडर करें कि इस आवेश को अपने यहाँ रखा, सपोज मैं इसको Q नोट कहता हूँ और इसको एक नया नाम देता हूँ परीक्षण आवेश। कौन सा नाम दूँ? परीक्षण आवेश। और कन्वेंशनली जो चली आ रही है परिपाटी उसके अनुसार मैं इसको कैसा लूँ? धन परीक्षण आवेश। धन का मतलब पॉजिटिव चार्ज लूँ। ये बहुत छोटा होता है, ये Q नॉट टेंस टू क्या मानते हैं अपन? 0, है ना। इसका नाम और भी लेते हैं, ये वास्तव में होना क्या चाहिए? एकांक धनावेश। इसको अपन एक नाम भी बोलते हैं और भी बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक का मतलब इसकी यूनिट जो भी आप माइक्रो कूलाम में ले रहे हो तो उसमें यूनिट इकाई होनी चाहिए। 1 माइक्रो कूलाम ले रहे तो आप, है ना। स्टेट कूलाम ले रहे तो 1 स्टेट कूलाम होनी चाहिए, क्योंकि कूलाम तो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। इसलिए स्मॉल यूनिट्स जो अपन ले रहे हैं, 1 फ्रैंकलिन ले रहे हैं तो 1 फ्रैंकलिन होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब स्मॉल यूनिट जो भी अपन कंसिडर करें उनमें इकाई होना चाहिए, इसका मान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों लेते हैं इसमें? क्योंकि हम ये भी जानते हैं, देखो ये आवेश है, इसके आसपास का प्रभाव क्षेत्र होगा, ये आवेश है, इसका भी अपना प्रभाव क्षेत्र होगा, सीधी सी बात है। अब हम दोनों को आसपास ला रहे हैं तो हम ये नहीं मेजर कर पा रहे हैं कि ये इस पर बल लगाएगा तो ये इधर विस्थापित हो सकता है और ये इस पर बल लगाएगा तो ये उधर विस्थापित हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि ये एक तो जब सपोज अपने पास वो है ही, दूसरा जो लेके आए वो इतना छोटा लेके आए कि वो इसको प्रभावित ना कर पाए।
इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश को इतना प्रभावित नहीं कर पाए, ये जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहे, है ना। इसलिए हम ऐसा आवेश लेकर आते हैं कि इसका परीक्षण धनावेश इसलिए एकांक धनावेश बोला, इसलिए Q टेंड्स टू 0 मिला, इसलिए इतना छोटा लिया इसको कि इसका जो क्षेत्र है वो इसको प्रभावित ना करे। तो हम ये मान सकते हैं कि इस कंडीशन में जहाँ भी अपन इसको रखेंगे, इस पर जो बल लगेगा वो बल इसका प्रभाव क्षेत्र उसी को निरूपित करेगा पूर्ण रूप से, समझ गए। इसलिए इसको अपन लेके आते हैं। तो क्या होता है, इस पर लगने वाला बल किधर हो जाएगा। सपोज ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये बीच की दूरी कितनी है, सपोज r है, ठीक है। अब बराबर k Q नॉट अपॉन r स्क्वायर ए से बी की ओर ये बल लगेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन देते हैं, मैथमेटिकली इसके डेफिनेशन देते हैं, वो क्या देते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र होगा इसको ई से डिनोट करते हैं अपन, ये भी सदिश राशि होती है, ये किस पे डिपेंड करेगा, F अपॉन Q नॉट के मान पे डिपेंड करेगा। किसके मान पे डिपेंड करेगा, F अपॉन Q नॉट के मान पे। कहने का मतलब इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, उस बल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना है, ठीक है। जहाँ पर अपन ने Q नोट को रखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना है, बल इतना है। ये डेफिनेशन होती है। मोर प्रिसाइजली अपन क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, ये वाले लेते हैं। मोर प्रिसाइजली ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल किसके तुल्य होता है, विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। ये सिंपल से डेफिनेशन होती है इसकी, है ना। और सामान्य तौर पर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एकांक आवेश क्या नहीं, एकांक परीक्षण धनावेश ले लिया आपने, और यहाँ से भी आप बता सकते हो कि कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम ये काम करें, सपोज कोई बिंदु आवेश अपन ने Q ले लिया, इसके कारण इस दूरी पर अपन ने कोई परीक्षण धनावेश रख दिया Q नॉट, उस पर लगने वाला बल ये हो गया। तो हम डेफिनेशन के अनुसार क्या कहें कि F अपॉन Q नॉट, ये क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। तो F का मान रखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से Q नॉट कैंसिल, 1 अपॉन Q नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर ए बी। ये लो सर, क्या बच गया सदिश E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर ए बी। अगर इस दिशा में मैं एकांक सदिश R कैप मानूँ, सपोज ए से इस पॉइंट की दूरी ये माने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, या और सदिश R कैप क्या लिखा जा सकता है, सदिश R अपॉन R का परिमाण। इसलिए E को ऐसे भी तो लिख सकते हैं KQ अपॉन R क्यूब इंटू सदिश R। एक ही बात है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, एक ही बात है। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसलिए अपन कह रहे थे ना कि यहाँ जो इसका प्रभाव क्षेत्र होता है वो भी दूरी पर डिपेंड करता है और इस आवेश पर डिपेंड करता है जो आवेश अपन ने लिया है ना। ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है इसका। इसके साथ अपन ये भी कहते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ये सदिश इकाई सदिश से भौतिक राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है वो भी अपन देखते हैं, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसका मात्रक और विमा क्या होगी, देखो अभी अपन ने क्या लिखा, E का मात्रक के लिए E बराबर क्या लिखा, F अपॉन Q नॉट। तो F का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और Q नॉट का क्या मात्रक हुआ, कूलॉम। तो इसका मात्रक E का क्या होगा, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम -1 NC -1। एक दूसरा मात्रक भी जो आगे पढ़ेंगे वो क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। E बराबर -del V अपॉन del R लिखेंगे, आगे आएगा, वो वोल्ट पर मीटर भी है। विमा क्या होगी, न्यूटन की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, और कूलॉम की विमा, कूलॉम की विमा एम्पियर
पर सेकेंड। ए टी माइनस वन कितना हो जाएगा देखो, ई बराबर ई की विमा m1 l1 t माइनस वन ए माइनस वन। ये सही कह रहे हो क्या आप? ए टी माइनस वन होती है, ए टी होती है एम्पियर सेकेंड। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ध्यान रखो, ऐसे चलते चलते कैसे कंफ्यूज हो जाते हो। तो डी क्यू क्या हुआ, आई डी टी, आई कुलॉम डी टी, टी ए टी, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसकी बीमा रहेगी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र था। इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, वही सेम कंडीशन इसमें देखेंगे। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र कहीं पर, सपोज अपने पास बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ये कितना होता है, इसका मान ज्ञात करना होता है अपन को, है ना। देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सपोज अपन ने एक निर्देश तंत्र लिया, ये निर्देश तंत्र ले लिया, z अक्ष और ये क्या ले लिया, y। इसमें एक आवेश मैंने यहाँ ले लिया q1, इसका स्थिति सदिश हो गया ये r1, बताया था ना कैसे लेना है। दूसरा आवेश यहाँ ले लिया q2, इसका स्थिति सदिश हो गया ये सदिश r2। तीसरा मैंने यहाँ ले लिया q3, इसका स्थिति सदिश हो गया r3। ऐसे मैंने n आवेश यहाँ ले लिया qn, ऐसे करते करते n आवेश ले लिए मैंने, इसका स्थिति सदिश rn। पॉइंट मेरे पास ये है, ये बिंदु है, ये प्रेक्षण बिंदु P है। इस पर मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए, समझ गए। इसका स्थिति सदिश है r0, ये स्थिति सदिश है P बिंदु का, इसका, ठीक है, ये r0 है। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ kq/r²। खास बात ध्यान रखने लायक क्या है, जैसे कूलॉम नियम में किसी भी दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला बल है वो किसी तीसरे आवेश के द्वारा पर निर्भर नहीं करता, तीसरे आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है, यानी किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक आवेश के कारण यहाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो किसी दूसरे आवेश के कारण यहाँ प्रभावित नहीं होगा, ये भी तय है। इसका अलावा जो ऐसी कंडीशन होती है, ये अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। और अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण यहाँ परिणामी तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। इसको अपन विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में डिफाइन करते हैं, सामान्यतः है, जिसको अपन अभी के ई निकाल रहे थे ना, वो जो ई निकाल रहे थे, इसको सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे यह पता चलता है कि कितना तीव्र विद्युत क्षेत्र वहाँ है। तो विद्युत क्षेत्र का पता करने के लिए भाई कितना इजी है वहाँ, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसको पता करने के लिए इसकी वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं और इसको सदिश ई से निरूपित करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहलाती है, सामान्यतः अपन विद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र इसका क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, दुर्बल का इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। समझ गए बात आप, ये सिंपल सी बात होती है। इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सदिश जो योग है वो काम में लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। मान लिया सपोज इस Q1 के कारण यहाँ स्थिति सदिश क्या है, R0 का है, स्थिति सदिश इस बिंदु का 1 के कारण, ठीक है। ये 3 के कारण है, R0 का 3 के कारण स्थिति सदिश, ये इस पॉइंट पर ये कौन सा स्थिति सदिश है, R0 का 2 के कारण और ये इसके कारण है, किसका, R0 का nवे के कारण। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, देखो धनात्मक आवेश होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, दूर की ओर होती है।
समझ गए बात आप। और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो विद्युत क्षेत्र की ओर होती, उस आवेश की ओर होती है। ये भी ध्यान रखने लायक बात है। छोटी सी बात है जो क्षेत्र रेखाओं में भी अपन पढ़ेंगे, आपको यहाँ भी बता देता हूँ, पास की ओर होती है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर, ऋणात्मक के कारण पास की ओर होती है। समझ गए बात आप। इसका मतलब ये जो Q1 आवेश है ना, इस Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होना चाहिए, इस दिशा में। इसका मान E01 कह दूं मैं, 0 इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, 1 के कारण, इस आवेश के कारण, 2 के कारण E02, 0 बिंदु इस पॉइंट सोर्स पर अपने पास क्या विद्युत क्षेत्र, इस आवेश के कारण, 3 के कारण E03। ऐसे nवें के कारण कितनी हो जाएगी, E0n। सदिश योग का नियम क्या कहता है कि सभी का अलग अलग मान है, वो सारा जोड़ दोगे तो परिणामी मान आ जाएगा। यानी अपने पास परिणामी मान, परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E बराबर सभी के कारण E01 सदिश प्लस E02 सदिश प्लस E03 सदिश प्लस प्लस, ऐसे ही बहुत सारे आवेश है। सपोज n आवेश है तो Enवे के कारण। ठीक है, पहले के कारण कितनी होगी वो भी अपन देख लेते हैं। E बराबर पहले के कारण KQ1 जिसके कारण है उसका आवेश का मान बट्टा प्रेक्षण बिंदु की इससे दूरी R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप। डायरेक्शन तो यही हुई ना, R01 कैप ही हुई, प्लस KQ2 दूसरे के कारण अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस KQ3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप प्लस 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 KQN अपॉन R0n स्क्वायर 0n कैप। क्या कॉमन आ रहा है, केवल K कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अपने पास क्या कॉमन आ गया, E बराबर K कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन R02 कैप, सॉरी R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 स्क्वायर अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप प्लस 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 QN स्क्वायर अपॉन, सॉरी इन पे तो स्क्वायर है ही नहीं, अपन कहाँ से लगाए जा रहे हैं, R03 स्क्वायर, ऐसे R0n स्क्वायर R0n कैप। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ बहुल आवेशों के कारण। इसको अपन समाकलन समेशन के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में। K समेशन I बराबर 1 से लेकर n तक क्या करना है यहाँ, QI अपॉन R0I स्क्वायर R0I कैप। देखो जैसे ही I1 I का मान 1 रखोगे आ जाएगा, फिर समेशन I से 1 से 2 पे जाना तो प्लस लगाना है, समेशन लगाना है, क्योंकि I से n तक जाना हमें प्लस लगाते लगाते, प्लस I का मान 2 रखोगे 2 ये पता जाएगा, फिर प्लस, फिर I का मान 3, फिर n तक जाएंगे। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है, बहुल आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।